हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, इस समय पर जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भरे पड़े हैं अमेरिका में होने वाले दंगों से, और इस तरीके के दंगों से कि जैसे ऐसा लग रहा हो जैसे पूरा अमेरिका डूब रहा है और समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अब यहाँ आपको कुछ फोटोग्राफ्स शेयर करते हैं, उसके बाद आपसे आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं। हमारा काम है इन दंगों के सच के बारे में थोड़ा सा जानना कि असलियत में हो क्या रहा है। और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अपना माइंडसेट बनाते हैं तो असलियत में उसके पीछे की सच्चाई को जानना भी ज़रूरी है। और मेरी हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए कोशिश ये रहती है कि जब भी वो यूपीएससी की तैयारी करें या जो भी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की सरकारी नौकरी की खासकर तैयारी करें, तो उनका कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल न्यूट्रल होने चाहिए दोनों की दोनों पार्टीज़ के लिए। और वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने, अपने आप को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ऐसा सोचें कि जिसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ देश से लेना देना है। और वो इस तरीके की मानसिकता रखें कि कबीरा खड़ा बाजार में, ना काहूँ मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से वैर। इस तरीके की एक सिचुएशन रखें। और यही एक ओपिनियन, यही एक ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल वीडियो को बनाने का। मेरा इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि अब इस सच का जो एक ओपिनियन आ रहा है या पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, उसको थोड़ा सा समझिएगा। तो दोस्तों, असलियत में अभी ये फोटो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी जो कि जैकब ब्लैक की है। जैकब ब्लैक को पुलिस वालों ने गोली मारी, और जिस तरीके से ट्वीट्स आ रहे हैं कि ट्वीट्स आ रहे हैं कि 7 गोलियां मारी, 8 गोलियां मारी, बच्चों के सामने मारी, वो तब मारी जब ये निहत्था था और ये अपनी गाड़ी के अंदर जा रहा था, गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहा था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन जब ये फोटो आई तो उससे पहले आप लोगों ने इस फोटो को भी देखा होगा जिसके अंदर जॉर्ज फ्लॉयड नाम के व्यक्ति को इस तरीके से घुटनों के नीचे पुलिस वाले ने तब तक दबाए रखा, पुलिस वाला कंफर्टेबल है और तब तक दबाए रखा जब तक कि वो मर नहीं गया। ये खबर जो है अप्रॉक्सीमेट मई की है, ये खबर अगस्त की है। अब ये अगस्त और मई, अब इसके बाद अगर आप उसी टाइम पर देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक मूवमेंट की फोटोग्राफ्स भी आए दिन दिखाई देती होंगी जिसका नाम है ब्लैक लाइफ मैटर्स, यानी काले लोगों की ज़िंदगी भी मायने रखती है। काला जो है वो गोरे पुलिस वाले के सामने खड़ा हुआ है और नीचे ऑल कॉप्स और बास्टर्ड टाइप का कुछ गाली गलौज लिखा हुआ है। अगर आज सुबह जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पर बीबीसी न्यूज़ वालों की खबर है, बीबीसी न्यूज़ की तरफ से खबर है कि जैकब ब्लैक जो है वो जैकब ब्लैक के केस के अंदर 2 शॉट डेड इन थर्ड नाइट ऑफ विस्कंसिन अनरेस्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर आप ली बैरन जेम्स के अगर ट्वीट को देखें, जो बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, ब्लू टिक इनके पास है, इसी तरीके से बैन क्रम्प के ट्वीट को देखें, इसी तरीके से अगर आप देखें स्टेन वेन गुंडी के ट्वीट को, और इसी तरीके से फेमस्टेला जो भी आप ट्वीट्स हैं उनको देखेंगे। और इसके बाद सबसे बड़ी बात, यहाँ तक जब आप ट्वीट्स देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लेयर्स और एक ट्वीट ट्रेंड जो चल रहा है वो। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि असलियत में है कौन। कमला हैरिस ब्लैक इंडियन, जिनके पिताजी जो हैं वो अफ्रीकन ब्लैक थे और माता इंडियन तमिलनाडु से थी। माता जो है वो तमिलनाडु से थी। अगर इनकी प्रोफाइल को देखा जाए तो असलियत में है कौन? ये कमला हैरिस जो हैं वो असलियत में, कमला हैरिस असलियत में जो हैं वो जो रियलिटी के अंदर हैं वो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। अब वो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अगर हैं किस चीज़ के अंदर? यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर, या यूएस में जो भी इलेक्शंस हो रही हैं उसमें वाइस प्रेसिडेंट की रेस के अंदर कमला हैरिस इस समय पर मौजूद हैं और इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि एक वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। ओके, अगला पॉइंट, जैसे ही आप इनको देखेंगे जिसके अंदर ये जैकब ब्लैक के बारे में साफ स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि शुड नॉट बी फाइटिंग फॉर हिज लाइफ, शुड नॉट बी राइट नाउ, मतलब जो भी है इसके बारे में। और आगे अगर आप देखते हैं तो ये किसी ना किसी तरीके से जैकब ब्लैक के फेवर के अंदर आपको ट्वीट करते हुए नजर आएंगे। और उसके जस्ट अगला ट्वीट जो बाइडन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जो बाइडन कौन? प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ अमेरिका, और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ रही हैं। अब प्रॉब्लम यह है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा एंगल क्या है। आप ये देखिए 2016 से 2016 से
और 2020 के बीच तक आपको अगर दिखाई दे रहा है तो 2016 से लेकर 2019 तक, और यहां ये भी कहें कि उससे पहले भी कभी नहीं, उससे पहले भी कभी भी नहीं किया गया ऐसा कि आपको अमेरिका की तरफ से कोई खबर मिली हो, आपको अमेरिका की तरफ से कोई खबर मिली हो कि वहाँ रेसिज्म फैल गया है, वहाँ रेसिज्म फैल गया है, वहाँ जो है वो पुलिस यानी कॉप्स और ब्लैक्स के बीच में लड़ाई चल रही है। क्रिटिसिज्म हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ते थे कि हाँ ऐसा कुछ क्रिटिसिज्म होता है या क्रिटिसाइज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि खुलकर इस तरीके से न्यूज़ के अंदर खुलकर एकदम से आ जाए। क्या कारण है? कारण ये है कि अमेरिका में होने वाले हैं इलेक्शंस और ट्रंप वर्सेस जो बाइडेन आमने सामने खड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के और जो बाइडेन जो हैं वो डेमोक्रेट्स के। दोनों की अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अपने अपने वोट बैंक हैं और सब चीज़ें। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ट्रंप का जो वोट बैंक है वो बात करते हैं अमेरिकन की, अमेरिका फर्स्ट की। अब जब ये अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं तो ऐसे में एक अमेरिकन वोटर और इस अमेरिकन वोटर के अंदर जो वाइट वोटर है वो मेनली अमेरिका के साथ मतलब ट्रंप के साथ आता हुआ नज़र आ रहा है, और अप्रॉक्सीमेट 73% के करीब जो वोटर्स हैं वो वाइट वोटर्स हैं। ऐसे में ट्रंप को अगर आप देखें तो वहाँ एक इंडियन कम्युनिटी भी मौजूद है। इस इंडियन कम्युनिटी को आप देखते हैं तो वो 5% के आसपास है। तो 5% के जो आसपास इंडियन कम्युनिटी है, इसको अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ आपको नज़र आएगा इस इंडियन कम्युनिटी के वोट्स कहीं ना कहीं मोदी इन्फ्लुएंस कहें या कुछ भी, क्योंकि मोदी जी वहाँ जा रहे हैं। ह्यूस्टन के अंदर बहुत बढ़िया एक हाउडी मोदी नाम का प्रोजेक्ट चलता है और सब चीज़ें उसके अंदर मतलब सब कुछ मोदी में होता हुआ नज़र आता है। इसी तरीके से दूसरी सिचुएशन में अगर आप लोग देखते हैं तो हाउडी मोदी के बाद ट्रंप जो है वो अहमदाबाद आते हैं, वहाँ की सड़कों पर हाथ हिलाते हुए जाते हैं। असलियत में सारा इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था और इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं एक इंडियन कम्युनिटी का डोमिनेंस इस्टेब्लिश हुआ, इंडियन कम्युनिटी का डोमिनेंस इस्टेब्लिश हुआ, क्या नाम है, या इंडियन कम्युनिटी डेमोक्रेट्स की या रिपब्लिकन्स की तरफ जाती हुई नज़र आई। अब जब यहाँ इस मामले में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी चलती हुई नज़र आ रही है, वाइट रेस एंड ऑल, और उसके साथ साथ ये तो आप अपने यहाँ भी देखेंगे कि जब जब चुनाव होते हैं इंडिया को, यहाँ आप इसको ऐसे मत देखिए, अब यहाँ इनके पास ऑप्शन कम है, यहाँ इनके पास ऑप्शन कम है, तो ऐसे में यहाँ मानिए ये इलेक्शंस हैं और ऐसे में याद कीजिए इंडिया के इलेक्शंस को। इंडिया के इलेक्शंस में किसी ने बहुत खूब कहा है कि घर जलने लगे हैं, दंगे होने लगे हैं, लगता है चुनाव आने वाले हैं, लगता है चुनावी हवा बह रही है, चुनाव आने वाले हैं। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि दंगे जो हैं वो आपको इलेक्शन से पहले होते हुए खूब नज़र आएंगे। अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर आप 2014 के इलेक्शंस को देखते हैं तो 2014 के चुनावों के अंदर अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में देखते हैं तो 2014 के चुनावों में से पहले 2012-13 के अंदर आपको मुजफ्फरनगर के दंगे बहुत अच्छे तरीके से याद होंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो दंगे बहुत बुरी तरीके से फैले थे ताकि वोटर के अंदर डर बैठे दूसरी कम्युनिटी का। लो लेवल इलेक्शंस हैं अमेरिका के अंदर। इससे पहले जो भी इलेक्शंस लड़े जाते थे वो सारे के सारे, जितने भी इलेक्शंस लड़े जाते थे वो सारे के सारे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन डोमिनेंस के ऊपर लड़े जाते थे, क्योंकि अमेरिकन्स का ओपिनियन था कि हम वर्ल्ड में जितने ज़्यादा पावरफुल होंगे, दुनिया के अंदर हम जितने ज़्यादा पावरफुल होंगे, उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन बराक ओबामा तक आते आते सारी सिचुएशन जो थी वो बदल गई और कहीं ना कहीं अमेरिका कर्जे में डूबता चला गया, कमज़ोर होता चला गया और वो फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं फ्लॉप होती हुई नज़र आई। इसी के चलते बराक ओबामा को
बराक ओबामा को स्टेटमेंट देना पड़ा या बराक ओबामा को जो स्लोगन देना पड़ा जिसके ऊपर वो चुनाव जीते थे, यस वी कैन, यस वी विल, हाँ हम कर सकते हैं और हम करेंगे। वो एक जोश भरा था जिसमें वो 8 साल गुजार गए। लेकिन अब समस्या ये आई कि बराक ओबामा का भी क्रिटिसिज्म होने लगा कि किसी तरीके से लगातार वो ईरान के अंदर फेल हो रही हैं, एशिया पैसिफिक में फेल हो रहे हैं, या हर उस देश के अंदर फेल हो रहे हैं जहाँ पर अमेरिका को आगे बढ़कर डोमिनेट करना था। लेकिन और बराक ओबामा की फॉरेन पॉलिसी का डायरेक्ट बेनिफिट अमेरिका को नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई, यानी पहली बार अमेरिका को इंटरनेशनल इश्यूज से लगाकर या इंटरनेशनल इश्यूज से हटाकर, और जो अमेरिका दादा बना घूमता था या अमेरिका की डोमिनेटिंग फॉरेन पॉलिसी थी जिसके अंदर वो क्या नाम है दान पुण्य वाली फॉरेन पॉलिसी भी दिखाता था, उसको क्रिटिसाइज किया क्लियर वर्ड्स में और ये कहा अमेरिका फर्स्ट। जब ये अमेरिका फर्स्ट कहा तो पूरी एक डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी फॉरेन पॉलिसी देखोगे वो इंट्रोवर्ट, मतलब ये इंटरनल सिचुएशंस को ठीक करने के नाम पर ज़्यादा नज़र आती हैं अमेरिका की, कंपैरेटिवली दुनिया के बाहर के देशों को डोमिनेट करते हुए नज़र आने की। तभी आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप लगातार दुनिया के बहुत सारे हिस्सों से अपने आप को पीछे हटा रहा है और पॉलिटिक्स से दूर कर रहा है। लेकिन यहाँ समस्या यही आ रही है और इसका बेनिफिट भी मिला, चाहे मैक्सिको की दीवार हुई जिसके अंदर को क्रॉस कर करके लोग जो हैं वो अमेरिका के अंदर घुसते थे, या दूसरे ऐसे ऐसे इश्यूज़ हुए जिसके अंदर अमेरिका को डंपिंग ड्यूटी लगानी है, फॉरेन ट्रेड के ऊपर अपना प्रोटेक्शनिज्म अपनाना है, अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है, अपने लोगों को रोज़गार देना है, H1B1 वीज़ा है और दूसरे इश्यूज़ में ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा बढ़त मिली हुई थी। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पर जैसे इंडिया के अंदर वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, बहुत ही गिरे हुए स्तर पर होती है और डेमोक्रेसी का एक तरीके से नंगा नाच होता है, यहाँ पर ये लोग राम और अल्लाह और टोपी और काटने पीटने के नाम तक पे उतर जाते हैं, वैसा ही एग्जैक्टली वैसा ही सिनारियो आपको यहाँ देखने को इस समय पर मिल रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है। अमेरिका के अंदर जाति और धर्म के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप पिछला इलेक्शन लड़ चुके हैं जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लाम को खूब गलियाया था, खूब उल्टा सीधा बोलता था इस्लाम को, और उसका शायद फ़ायदा मिला नहीं मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस बार की सिचुएशन के अंदर जो बाइडन या विपक्षी दल कहो या हो सकता है इनकी ही, इन दोनों की पॉलिटिक्स ने अमेरिका की पॉलिटिक्स को बिल्कुल और एक पायदान नीचे गिराकर अपनी जनता के बीच में विभाजन करके जो रेसिज्म है उसके ऊपर इलेक्शन लड़ने का प्लान बना लिया है। रेसिज्म जो है उसके ऊपर लड़ने का प्लान बना लिया है। अब रेसिज्म के ऊपर लड़ने के लिए ये या तो ये हीरो बनना चाहेंगे या ये हीरो बनना चाहेंगे, जो भी बनना चाहें इन्हें कोई ना कोई डैमन या राक्षस या ड्रैकुला या ड्रैगन क्रिएट करना पड़ेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे थे कि इन्होंने चाइना को एक दुनिया का ड्रैगन के रूप में, दुनिया के लिए खतरा, दुनिया के लिए डेंजर जो था वो सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कर दिया था। ही वॉज क्वाइट सक्सेसफुल इन हिज ऑब्जेक्टिव, ये अपने ऑब्जेक्टिव में बहुत सक्सेसफुल थे कि चाइना जो है वो दुनिया का वो ड्रैगन है और चाइना से मैं लड़ रहा हूँ, मैं ही चाइना को संभाल सकता हूँ। ये चीज़ इनके फेवर में जा रही थी। अब घर के अंदर भी इनको घर के अंदर भी एक सिचुएशन चाहिए थी या सिचुएशन खतरनाक चाहिए थी, वो शायद यहाँ पर नज़र आ गई। और ये जो डेमन है या ये जो ड्रैकुला कहो या ड्रैगन कहो या डेंजर कहो, वो ब्लैक्स को क्रिएट कर दिया गया। ब्लैक्स वर्सेस वाइट जो हो चुका है वो असलियत में आप लोग देखेंगे, ब्लैक वर्सेस वाइट के फॉर्म में आप लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये अपने अपने वोट बैंक को बिना किसी को बताए डिवाइड करने की सिचुएशन में आ चुके हैं। अगर आप देखें यहाँ पर अमेरिकन पॉपुलेशन में ब्लैक वोट्स जो हैं वो 13% हैं, ब्लैक वोट 13% हैं और वाइट वोट्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेट 85% के आसपास मौजूद हैं, बाकी 80% के आसपास मौजूद है। बाकी पॉपुलेशन रेड और दूसरी है इंडियंस या दूसरे दुनिया के या यूरोपियंस जो भी हैं अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पॉपुलेशन के अंदर से जो भी वोट मिल रहे हैं, इस पॉपुलेशन को, यानी ये एक बल्क वोट है। इंडिया में जैसे मुस्लिम वोट्स को टारगेट किया जाता है, इंडिया में जैसे मुस्लिम वोट्स को टारगेट किया जाता है जो अप्रॉक्सीमेट 13 या 14% है, वैसे ही
अमेरिका के अंदर आज के दिन ब्लैक वोट्स को टारगेट करने की चैलेंज या चुनौती या ब्लैक वोट्स को टारगेट करने का इनका ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो बाइडन क्या करना चाहेंगे? जो बाइडन ने सबसे पहला स्टेप उठाया जो इनका नॉर्मल दिखाई दे रहा है, सबसे पहले नॉर्मल स्टेप उठाया कि कमला हैरिस को इन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया, जिसके अंदर दो खूबियां एक साथ हैं। वन इज़ इंडियन, और इनके जो पिताजी थे वो अफ्रीकन थे, तो इंडियन अफ्रीकन ब्रीड ये हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडियन अफ्रीकन है तो एक बड़ा सेक्शन ब्लैक्स का इनको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, जैसे बराक ओबामा को ब्लैक्स ने भर भर के वोट दिए थे। अब ऐसी सिचुएशन में यहां इनको अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक्स के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका जो ट्वीट है वो भी इसी चीज को दिखा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ट्रंप को देखेंगे, वो भी अपनी गेम यहां पर खेल रहे हैं, दंगों का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। इन लोगों को दंगों से फायदा हो रहा है। दे आर टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ द राइट्स। हाँ बिल्कुल, और हो सकता है इस चीज़ के अंदर लोग मतलब मेरा क्रिटिसिज्म करें या कुछ भी, इन लोगों को दंगों का फ़ायदा हो रहा है और बहुत सोची समझी चाल के अंदर अगर आप देखेंगे तो दंगे करवा रहे हैं। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप कौन से कम है, ये भी खुल के दंगे कर रहे हैं, ये भी दंगों को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही हैं। अगर आप चाहे आप उसको देखेंगे जॉर्ज फ्लॉयड के केस के अंदर तो 3 दिन बाद कोई ट्वीट आता है, और अगर आप जैकब ब्लैक के केस में देखेंगे तो अब तक कोई ट्वीट नहीं आया है। यानी ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मैं ब्लैक्स के फेवर में नहीं हूं, इसलिए मैं वाइट्स के फेवर में हूं। देखिए दो, और ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मैं वाइट्स के तो फेवर में हूं, लेकिन मैं डेमोक्रेसी को बचा रहा हूं, तो ब्लैक्स जो हैं वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, कि मैं ब्लैक्स के साथ भी हूं। ये बिल्कुल ऐसा ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर दंगे हो रहे होते हैं तो मोदी जी के ऊपर आरोप लगते हैं कि इन्होंने टोपी नहीं पहनी, ये एंटी मुस्लिम है, XYZ। शाहीन बाग भी उसका एक एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ अगर आप अपोजिशन को देखते हैं तो अपोजिशन कहीं ना कहीं ये साफ कहती है कि हम मुस्लिम्स के साथ खड़े हुए हैं, वो हमें वोट दें, हम दलितों के साथ खड़े हुए हैं, वो हमें वोट दें। यही सिचुएशन आपको समझनी है कि आज के दिन अमेरिका में जा चुकी है। अमेरिका के चुनावों का लेवल लगातार गिरता जा रहा है, और वो इस हद तक गिरता जा रहा है कि ये लोग अपनी पॉलिसीज़ पर वोट मांगने की जगह, इनके पास पॉलिसीज़ नहीं है डिस्कस करने के लिए, इनके पास ऑब्जेक्टिव्स नहीं है डिस्कशन करने के लिए, इनके पास विज़न नहीं है कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए ये लोग अब ओछी, घटिया, थर्ड क्लास, गिरी हुई राजनीति के ऊपर आ चुके हैं। भारत की राजनीति के अंदर एक विस्तार या जो भी है थोड़ा सा अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन नंगा नाच जो होता है जाति और धर्म का वो अभी भी है। घटिया लेवल पे इलेक्शंस अभी भी लड़े जाते हैं। वही घटिया लेवल के इलेक्शंस यहाँ लड़े जा रहे हैं जिसमें दूसरे को विलन और खुद को हीरो प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर इनके पास बहुत ज़्यादा डिबेट करने के लिए नहीं है, डिस्कशंस करने के लिए नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि इससे फ़ायदा क्या है, जो भी है मेरे पास प्रूफ क्या है। तो दोस्तों अगर आप थोड़े से वोट बैंक पॉलिटिक्स को इस तरफ को देखेंगे तो आपको ज़्यादा साफ नज़र आ जाएगा कि ब्लैक वोट्स कहाँ हैं। अगर आप इन पर्टिकुलर टेरिटरीज़ को देखेंगे या इन पर्टिकुलर स्टेट्स को देखेंगे जहां मोर देन 20% जो हैं वो ब्लैक हैं। अब अगर आप देखते हैं जो ब्लैक्स मोर देन 20% हैं, ब्लैक पॉपुलेशन 2010-11 के आसपास का मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पर और ये 2-3 जो स्टेट्स हैं यहाँ पर ब्लैक पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अब इसके बाद मैं आपको अगर दूसरा मैप यहाँ पर दिखाता हूँ तो आपको यहाँ कुछ और नज़र आएगा कि असलियत में ये वाली जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो सीट्स हैं ये टोटली रिपब्लिकन्स के फेवर में जा रही हैं। ये जो सीटें हैं ये टोटली रिपब्लिकन्स के फेवर में जा रही हैं, यानी ट्रंप के फेवर में जा रही हैं। अब ये अगर ट्रंप के फेवर में जा रही हैं तो यहाँ पर से अगर इसके 13% या 20% के करीब 10 से लेकर 20% के करीब वोट्स को, जो ब्लैक वोट्स हैं, उनको अगर ख़त्म कर दिया जाए, 10 से लेकर 20% ब्लैक वोट्स को हटा दिया जाए या उनको छीन लिया जाए, तो ट्रंप की जो मार्केटिंग है, ट्रंप का जो बेस है, बड़ा बेस,
वो इसके हाथ से निकल जाएगा और जैसे ही ये बड़ा बेस यहाँ से निकलेगा, इनको बढ़त मिलती हुई, जो बाइडन है उसको बढ़त मिलती हुई नजर आएगी। तो असलियत में सारे का सारा जितना भी आप मामला यहाँ पर देख रहे हैं, वो सारे का सारा मामला पॉलिटिक्स ज़्यादा है, पॉलिटिक्स ज़्यादा है, इलेक्शंस की वजह से ज़्यादा है और कुछ नहीं। इसमें क्रिटिसिज्म अमेरिका का या अमेरिकन राजनीति का ये है कि दोस्तों असलियत में ये लोग अपनी ओछी राजनीति पे उतरे हुए हैं। जिस तरीके से ये लोग भारत को क्रिटिसाइज करते हैं, भारत से कहीं ज़्यादा गंदे तौर पर या भारत से कहीं ज़्यादा निचले स्तर की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। आज के दिन विजनलेस इलेक्शंस हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेस इलेक्शंस हो रहे हैं, इसीलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स की जा रही है, जिसमें इन लोगों के पास ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, विजन नहीं है, पर्सपेक्टिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, लड़ाई झगड़ा, मतलब लोगों को भड़काकर वोट लेने का अपना एक तरीका है। इसके अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। इसीलिए आपको इस पूरे साल के शुरू के अंदर अगर आपको देखते हैं तो ऐसी तस्वीर देखने को मिली, फिर ऐसी तस्वीर देखने को मिली, उसके साथ साथ ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिले, ऐसी खबरें देखने को मिली और ऐसे ट्वीट्स देखने को मिले। सिर्फ किस लिए? इलेक्शंस के लिए और 13% वोट्स को इधर से उधर करने के लिए और ब्लैक डोमिनेटेड जो सीट्स हैं वो रिपब्लिकन से छीनने के लिए। तो दोस्तों असलियत में मैं एक और वीडियो इस पे बनाऊंगा और उस वीडियो की सच्चाई के अंदर ये है कि भारत के इलेक्शन से मैं इनकी तुलना करूंगा, भारत के इलेक्शंस से मैं इनकी तुलना करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।